हेलो एवरीवन, आज हम 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसके नेम के बारे में बात करें तो पहले इसका नेम था ब्रिक्स, बेड्स एंड बॉन्स द हरप्पन सिविलाइजेशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ 2020 द नेम हैज़ चेंज्ड एंड द न्यू नेम इज़ द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज़ हरप्पन आर्कियोलॉजी। सिर्फ नेम को चेंज किया गया है, इसके कंटेंट में किसी भी टाइप के कोई चेंजेस नहीं हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिगनिंग्स, हरप्पन सिविलाइजेशन की बिगनिंग्स। हरप्पन सिविलाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन एंड मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन। सो उनकी बिगनिंग्स कैसे हुई और फिर उनका डिक्लाइन कैसे हुआ वो हम रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट विल रीड अबाउट सब्सिस्टेंट स्ट्रेटजीज, यानी कि उनके निर्वाह के, अपना निर्वाह किस तरीके से करते थे, उनकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज क्या क्या थी। देन विल डिस्कस अबाउट अ ग्रेट सिटी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन दैट इज़ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो वहाँ की एक प्लान सिटी थी और बहुत अच्छे से उसको प्लान किया गया था। हम सब कुछ टोटली मोहनजोदारो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस जैसे आज अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आज भी कुछ रिच पर्सन है, कुछ पुअर पर्सन है, तो उस टाइम पर भी हरप्पन सिविलाइजेशन में भी कुछ सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे। सो उन सोशल डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन, किन किन क्राफ्ट्स का वो प्रोडक्शन करते थे और उन के क्राफ्ट्स के प्रोडक्शन के लिए मटीरियल्स कहाँ से वो लेकर आते थे, किन किन मटेरियल्स का वो लोग यूज़ करते थे। ओके, नेक्स्ट जो सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स यहाँ पर हरप्पा सिविलाइजेशन में मिले हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, कि इस सिविलाइजेशन का एंड क्या, कैसे हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या थे इसके एंड के पीछे। ओके, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर बेटा एक हरप्पन सील दी हुई है। ऐसी बहुत सारी हरप्पन सील्स हम आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं और ये जो हरप्पन सील्स हैं ये हरप्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है। इन सील्स पर एनिमल्स के मोटिव्स मिले हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एनिमल का मोटिव है, ये एक इमेजिनरी एनिमल ही था। बहुत सारे एनिमल्स के ऐसे मोटिव्स मिले हैं और साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट्स, ऐसे कुछ साइंस मिले हैं जो कि एक स्क्रिप्ट्स के ही थे। जिस स्क्रिप्ट का हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग यूज़ किया करते थे उसी स्क्रिप्ट्स के ये साइंस हैं, लेकिन आज भी ये साइंस अनडिसिफर्ड है, इनको आज भी समझा नहीं गया है। कुछ और दूसरी चीज़ें भी हैं, कुछ और दूसरे सोर्सेज भी मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को जिनकी हेल्प से हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में समझा गया है, और वो सोर्सेज हैं यहाँ पर मिलने वाले हाउसेज, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स, और ये इस टाइप्स की सेल्स। नेक्स्ट है टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। टर्म्स यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन ही क्यों कहा गया है। एक्चुअली हरप्पन सिविलाइजेशन को दो नामों से पुकारा जाता है। वन इज़ हरप्पन सिविलाइजेशन एंड सेकेंड इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो सिविलाइजेशन थी ये इंडस रिवर के चारों तरफ फैली हुई थी, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया है। और हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि जब इस सिविलाइजेशन के बारे में खोजा गया 1920 में जब इसकी स्टार्ट की गई तो सबसे पहली जो सिटी खोजी गई थी वो थी हरप्पा सिटी, और इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नेम रख दिया गया था हरप्पन सिविलाइजेशन। सो इसके 2 नेम हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके ये 2 नेम क्यों रखे गए हैं। नेक्स्ट है प्लेसेस, कि किन किन प्लेसेस पर ये सिविलाइजेशन थी। अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि आज पाकिस्तान का ही एक पार्ट है, एंड गुजरात, इन प्लेसेस पर ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। इस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था 2600 टू 1900 BCE। इससे पहले भी देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स ऑफन कॉल्ड अर्ली हरप्पन एंड द लेट हरप्पन इन द सेम एरिया। इसी सेम एरिया में इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली हरप्पन एंड लेट हरप्पन। अर्ली हरप्पन जो है वो इस टाइम पीरियड से पहले थी लेकिन इसी सेम प्लेस पर थी। ओके, सो द हरप्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड द मैच्योर हरप्पन कल्चर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दीज कल्चर्स। इस टाइम पीरियड से पहले की जो सिविलाइजेशन थी उससे
और इस सिविलाइजेशन को, हड़प्पन सिविलाइजेशन को अलग करने के लिए इसे मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम भी दिया गया है, ताकि दोनों को अलग किया जा सके, डिस्टिंग्विश किया जा सके। ओके, देखिए बेटा यहाँ पर ये मैप दिया हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन किन किन एरियाज में फैली हुई थी। सबसे पहले तो देखिए इंडस रिवर को, सॉरी, ये इंडस रिवर है और इंडस रिवर के चारों तरफ ही हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स मिली हैं, लाइक हड़प्पा, बनावली, कालीबंगम, राखीगढ़ी। ओके, इधर देखिए मोहनजोदारो, कोटदीजी, चहुंद्रो, धोलावीरा, लोथल, माही, नागेश्वर, ये सभी जो हैं साइट्स किसकी हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही साइट्स हैं। और आप देख सकते हैं ये इंडस रिवर के जो, जहाँ पर इंडस रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो होती थी, वहीं उन्हीं एरियाज में फैली हुई थी, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को कहा गया है इंडस सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है बिगनिंग्स। जो ये मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन से पहले भी बहुत सारे ऐसे कल्चर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया था, जिनको अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया है। और इस अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ एविडेंसेस मिले हैं, और वो क्या है, यहाँ पर मिलने वाले डिस्टिंक्टिव पॉटरी, यानी कि जो पॉट्स यहाँ पर मिले हैं, एग्रीकल्चर और पेस्ट्रलिज्म के एविडेंसेस भी यहाँ पर मिले हैं। ओके, कुछ क्राफ्ट्स भी यहाँ पर मिले हैं। जनरली जो ये अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इनकी जो सेटलमेंट थी वो बहुत स्मॉल थी, छोटी ही सेटलमेंट थी, ज़्यादा दूरी तक नहीं फैली हुई थी। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स थी वो भी छोटी छोटी बनी हुई थी, घर ज़्यादा बड़े नहीं बने हुए थे, किसी टाइप का कोई पैलेसेस वगैरह भी नहीं बने हुए थे। अब इस अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के पीछे क्या रीज़न थे, यानी कि टू सिविलाइजेशन हुई है, अर्ली एंड मैच्योर। सो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन सेम प्लेसेस पर ही थी, लेकिन वो डिक्लाइन हो गई थी। उस डिक्लाइन के पीछे रीज़न क्या थे, एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग। कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले हैं जिनसे पता चल रहा है कि शायद यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर आग लगी थी, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गई। कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले हैं जिनसे पता चल रहा है कि शायद लोगों ने इन प्लेसेस को छोड़ दिया था, मीन्स में भी यहाँ पर फ्लड आ गई होगी, या फिर दूसरे कोई वेदर कंडीशंस कुछ ऐसी रही होंगी जिसकी वजह से इन लोगों ने इन प्लेसेस को छोड़ दिया था और ये सिविलाइजेशन यहाँ से डिक्लाइन हो गई थी। नेक्स्ट है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, निर्वाह के तरीके, किस तरीके से ये लोग अपना निर्वाह करते थे। ओके, मैच्योर हड़प्पन कल्चर और अर्ली हड़प्पन कल्चर दोनों में कॉमन चीज़ें देखने को मिली हैं। सबसे पहले तो ये देखा गया है कि ये लोग प्लांट से मिलने वाली चीज़ों को यूज़ करते थे, यानी कि फ्रूट्स और ग्रेन्स, जो भी प्लांट से चीज़ें मिलती हैं उनका यूज़ करते थे। शायद कुछ एनिमल्स प्रोडक्ट्स का भी ये लोग यूज़ करते थे, इंक्लूडिंग फ़िश, क्योंकि फ़िश की बॉन्स इन साइट्स पर मिली हैं, तो ये लोग फ़िश का भी यूज़ किया करते थे। कुछ ग्रेन्स, कुछ अनाज के दाने भी यहाँ पर मिले हैं। और कौन कौन से अनाज के दाने मिले हैं, ग्रेन फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड द वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सिसमी। ओके, ये ग्रेन्स यहाँ पर मिले हैं। और गुजरात में मिलेट्स मिले हैं, लेकिन जो राइस हैं वो बहुत कम मिले हैं, मीन्स राइस का यूज़ ये लोग बहुत कम करते थे। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स हैं उन पर एनिमल्स की बॉन्स मिली हैं, और उन एनिमल्स की बॉन्स में किन किन एनिमल्स की बॉन्स इंक्लूड हैं, कैटल यानी कि जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं, शीप, गॉट, बफलोस एंड पिग। और आर्कियोलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये जो एनिमल्स थे ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, यानी कि इनको पाला जाता था। कुछ वाइल्ड एनिमल्स की बॉन्स भी यहाँ पर मिली हैं, और वो वाइल्ड एनिमल्स हैं बोर, डियर और घड़ियाल। इन वाइल्ड एनिमल्स की बॉन्स यहाँ पर मिली हैं। सो 2 टाइप्स के एनिमल्स हो गए। यहाँ पर ये हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है कि किन किन एनिमल्स को के एविडेंसेस हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के एनिमल्स हैं, डोमेस्टिकेटेड एंड वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में कैटल, शीप, गॉट, बफलो एंड पिग हैं, और वाइल्ड एनिमल्स में बोर, डियर एंड घड़ियाल हैं। ओके, लेकिन ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं जिनसे पता चले कि ये लोग इन एनिमल्स का खुद से हंट करते थे, या फिर दूसरे वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा इनका हंट किया जाता था और बाद में इनके मीट को ये लोग यूज़ करते थे। इस टाइप के कोई भी एविडेंसेस इन साइट्स पर नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़। जो ये अनाज के दाने, ग्रेन्स जो मिले हैं, इनसे एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे। और कुछ एविडेंसेस मिले हैं एग्रीकल्चर के बारे में, वो क्या हैं,
यहाँ पर कुछ टेराकोटा से बने हुए, टेराकोटा एक मटेरियल है बेटा जिसका यूज़ ये लोग स्कल्पचर्स बनाने के लिए किया करते थे। यहाँ पर टेराकोटा से बने हुए कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं अ टेराकोटा बुल। सो ये समझ में आ गया है कि ये लोग शायद एग्रीकल्चर के लिए बुल का ऑक्सन का यूज़ किया करते थे। कुछ मिट्टी के बने हुए प्लग हल भी यहाँ पर मिले हैं जो कि चौलिस्तान और बनावली जैसे एरियाज़ पर मिले हैं। सो इट मीन्स ये लोग एग्रीकल्चर के लिए हल का यूज़ करते थे। ओके, कालीबंगम जो कि राजस्थान में है, उन प्लेसेस पर भी प्लग के एविडेंसेस मिले हैं, हल के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। ओके, सो अर्ली हड़प्पन लेवल्स में या फिर मैच्योर हड़प्पन लेवल्स में, दोनों ही लेवल्स में ये लोग खेती का यूज़ क्या करते थे, प्लग्स का यूज़ करते थे, और खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए एनिमल्स का यूज़ भी ये लोग किया करते थे। नेक्स्ट है, अब आर्कियोलॉजिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्वेस्टिंग यानी कि फसल को किस तरह से ये लोग काटते थे। कुछ स्टोन ब्लेड्स मिले हैं जिनके ऊपर वुडन के हैंडल्स लगे हुए हैं, ये लोग इनका यूज़ करते थे या फिर कुछ मेटल टूल्स का यूज़ करते थे। ये अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है कि हार्वेस्टिंग के लिए ये लोग किस टाइप के टूल्स का यूज़ करते थे, इन स्टोन ब्लेड्स का यूज़ करते थे या फिर मेटल टूल्स का यूज़ करते थे, ये चीज़ अभी तक भी क्लियर नहीं हुई है। हड़प्पन साइट्स के कुछ ऐसे साइट्स भी मिले हैं जो कि सेमी एरिड हैं यानी कि शुष्क हैं, अर्ध शुष्क हैं, तो प्रोबेबली वहाँ पर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी। तो इरिगेशन के लिए जैसे कि अफ़गानिस्तान का जो प्लेस है सूरत घई, वहाँ पर कैनाल्स के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। ओके, मे बी इन कैनाल्स का यूज़ वो लोग इरिगेशन के लिए करते हों, लेकिन पंजाब और सिंध जैसे प्लेसेस में किसी टाइप की कोई कैनाल नहीं मिली है, और ये पॉसिबल हो सकता है कि शायद इन प्लेसेस पर, पंजाब और सिंध में इन प्लेसेस पर ये कैनाल्स जो हैं बहुत टाइम पहले सिल्टेड यानी कि मिट्टी और पत्थरों से भर गई हो। ऐसे प्लेसेस पर, इन प्लेसेस पर हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे वेल्स मिले हैं, कुएं मिले हैं, शायद ये लोग वेल्स का यूज़ करते थे एग्रीकल्चर के लिए। और गुजरात के धोलावीरा प्लेस पर वाटर रिजर्वायर मिले हैं। ये देखिए बेटा, ये गुजरात के धोलावीरा प्लेस के वाटर रिजर्वायर का ही एक फ़ोटो है। सो ऐसे वाटर रिजर्वायर यहाँ पर मिले हैं। मे भी हो सकता है कि गुजरात में इस टाइप के वाटर रिजर्वायर का यूज़ करते हों एग्रीकल्चर के लिए। ओके, नेक्स्ट है मोहनजोदारो अपलैंड अर्बन सेंटर। मोहनजोदारो जो यहाँ की एक मेन सिटी थी, यहाँ 2 सिटीज़ को ज़्यादा मेन माना गया है, एक हड़प्पा को और एक मोहनजोदारो को। हड़प्पा को क्यों माना गया है, क्योंकि वो पहली सिटी थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स पर खोजी गई थी, और मोहनजोदारो एक ऐसी सिटी थी जो पूरी तरह से प्लान करके बनाई गई थी। मोहनजोदारो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिटेडल एंड लोअर टाउन। एक पार्ट छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था, छोटा और ऊंचा, उसको कहा गया है सिटेडल। ये नेम आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इसको दिया गया है। एक पार्ट था जो बड़ा होता था लेकिन नीचे की साइड होता था, और इसका क्या नेम दिया गया है, लोअर टाउन। ओके, सो जो ये सिटेडल होता था वो एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ होता था, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ होता था। इसके चारों तरफ वॉल्ड यानी कि फोर्टिफाइड इसको किया गया था, और ऐसा लग रहा है विच मेंट दैट इट वाज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। इसका मीनिंग ये है कि इस सिटेडल को फिजिकली लोअर टाउन से अलग कर दिया गया था। ओके, सेपरेट कर दिया गया था। अब है लोअर टाउन। लोअर टाउन भी वॉल्ड है यानी कि इसको भी फोर्टिफाइड किया गया है। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स मिली हैं जो कि प्लेटफॉर्म पर बनी हुई मिली हैं, और ये जो उनके प्लेटफॉर्म थे ये किसकी तरह, फाउंडेशंस की तरह ही काम करते थे, यानी कि नींव की तरह काम करते थे। मोस्टली जितनी भी बिल्डिंग्स मिली हैं लोअर टाउन्स में वो ऐसे ही मिली हैं, वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई मिली हैं। एक और इनका जो मेन फीचर था वो ये था कि यहाँ पर पहले इन सेटलमेंट्स को, ये जो प्लेटफॉर्म मिले हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने यही अंदाज़ा लगाया कि शायद इन सेटलमेंट्स को पहले प्लान किया जाता था
और फिर उसके अकॉर्डिंग ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। कि मीन्स पहले पूरी की पूरी सिटी को प्लान किया जाता था और फिर पूरी की पूरी सिटी को बनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि किसका मन किया किसी टाइप से अपना घर बना लिया है, वैसे नहीं होता था, पूरे प्लान तरीके से बनाई जाती थी। अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स। दूसरा जो साइन मिला है, एक साइन तो प्लानिंग का मिला है उनका प्लेटफॉर्म पर बनना, कि हर एक घर एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। दूसरा जो प्लानिंग का साइन मिला है वो यहाँ की ब्रिक्स, यहाँ की जो ईंटें, जिन ईंटों का यूज़ किया गया है, एक स्टैंडर्डाइज रेशो में सभी ईंटों का यूज़ किया गया था, यानी कि जितनी भी ब्रिक्स हैं सभी का रेशो सेम था। वर where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively। उनकी जो लेंथ और ब्रेड्थ थी वो हाइट से 4 गुना और 2 गुना थी। और हड़प्पन सेटलमेंट्स में हर जगह पर इन्हीं ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, यानी कि कोई छोटी या बड़ी, कि भाई किसी घर में छोटी या किसी घर में बड़ी ब्रिक्स लगी हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। जितने भी वहाँ पर घर मिले हैं सभी के अंदर सेम टाइप की ब्रिक्स का यूज़ किया गया है। लेइंग आउट ड्रेन्स, एक और जो वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज़ वॉज द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। एक केयरफुली प्लान किया हुआ ड्रेनेज सिस्टम इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। अगर आप ध्यान से लोअर टाउन को देखेंगे तो ये देखिए लोअर टाउन, यहाँ पर ये सेटलमेंट आपको दिखाई दे रही होगी। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आप देखेंगे जो कि ये रोड्स और स्ट्रीट्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को एक राइट एंगल पर आपको काटती हुई दिखाई देंगी। सो पूरी तरह से प्लान करके बनाया गया है। और जो ये स्ट्रीट्स होती थी, स्ट्रीट्स के पास ही गलियां बनाई जाती थी, मीन्स पहले स्ट्रीट्स बनाई जाती थी, फिर उसके बाद ड्रेनेज बनाई जाती थी, फिर उसके बाद घर बनाए जाते थे। इट मीन्स कि अगर घरों के पानी को नालियों में फ़्लो करना है तो आपको घर की एक दीवार को स्ट्रीट के साथ बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ घरों का जो पानी होता था वो नालियों में फ़्लो नहीं हो पाता था। सो जितने भी घर वहाँ पर मिले हैं वो नालियों के साथ और स्ट्रीट्स के साथ ही मिले हैं। ये देखिए, ये एक ड्रेनेज का यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, अ ड्रेन इन मोहनजोदारो। नोटिस द ह्यूज ओपनिंग ऑफ द ड्रेन। आप ड्रेन की ह्यूज ओपनिंग को देखिए कि कितनी बड़ी ओपनिंग है, बहुत ईजिली यहाँ से पानी फ्लो करता होगा। इट मीन्स पानी के रुकने की किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। ओके, द मोस्ट एनेसेंट सिस्टम यस डिस्कवर्ड, जो सबसे पुराना सिस्टम यहाँ पर डिस्कवर किया गया वो था ड्रेनेज सिस्टम। लॉर्ड कॉलन मैकेंजी ने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में क्या लिखा हुआ है कि हर एक घर जो है वो स्ट्रीट ड्रेन से जुड़ा हुआ था, कनेक्टेड था, यानी कि पहले स्ट्रीट फिर ड्रेन बनाई जाती थी, फिर घरों को बनाया जाता था और हर एक घर स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड था। द मेन चैनल्स वर ब्रिक्स, जो मेन चैनल्स यानी कि जो मेन धारा होती थी ड्रेन्स की वो ब्रिक्स के साथ बनाई जाती थी। फिर उसके बाद मेन होल बनाया जाता था जहाँ पर सभी नालियों का पानी इकट्ठा होता था और सॉलिड मटेरियल इकट्ठा होता था, और उस मेन होल को मॉर्टर यानी कि मसाले से बने हुए एक पत्थर से ढक दिया जाता था। जब उनकी सफाई की जाती थी तो उस पत्थर को हटा दिया जाता था। घरों का जो पानी होता था वो मेन होल से आगे निकल जाता था और जो सॉलिड पार्ट होता था वो मेन होल के अंदर ही जमा हो जाता था। ओके, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सैंड्स के हीप्स वहाँ पर मिले हैं, छोटी छोटी सैंड की ढेरियाँ वहाँ पर मिली हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि शायद वो लोग नालियों को साफ़ करने के बाद उस गंदगी को वहाँ से उठाते नहीं थे, वो वहीं पर पड़ा रहता था। लेकिन फिर भी ये जो सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था, ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था जिसकी वजह से घरों का सारा पानी और सॉलिड मटेरियल इजीली जो है फ्लो हो जाता था। ओके, मीन्स शहर के अंदर, सिटी के अंदर किसी टाइप की कोई गंदगी नहीं फैलती थी। नेक्स्ट वन इज़ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर यानी कि उनके घरों का डिज़ाइन कैसा होता था। ये देखिए, यहाँ पर एक घर का मैप दिखाया हुआ है। सबसे पहले तो हर एक घर में एक कोर्टयार्ड होता था। कोर्टयार्ड के चारों तरफ ही कमरे बनाए जाते थे। ओके, इस कोर्टयार्ड का यूज़ कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि कुकिंग करना, सूत काटना, ओके, इन एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता था। जो ये वॉल होती थी, वॉल के नीचे की साइड किसी टाइप की कोई विंडो नहीं होती थी,
क्योंकि ये लोग अपनी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। अगर नीचे की साइड विंडो होगी तो वो रूम्स में एज इट इज़ दिखाई देगा, तो जो विंडोज़ होती थी वो वॉल के ऊपर की साइड होती थी, नीचे की साइड किसी टाइप की कोई विंडो नहीं होती थी। और उसके पीछे रीज़न था इनकी प्राइवेसी। जो इनका मेन गेट होता था वो भी इस तरीके से बनाया जाता था कि सामने कोर्टयार्ड दिखाई ना दे, क्योंकि कोर्टयार्ड में ये लोग बैठकर अपनी एक्टिविटीज़ करते थे, कुकिंग करते थे, दूसरे एक्टिविटीज़ करते थे, या फिर इसको नॉर्मली बैठने के लिए भी यूज़ करते थे। सो मेन गेट भी इस तरह से बनाया जाता था कि कोर्टयार्ड सामने से दिखाई ना दे। ओके, सो इसके पीछे भी रीज़न यही था, उनकी प्राइवेसी। मोस्टली घरों में एक कुआं भी पाया गया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुआं जो ये वेल है वो बाहर वाले कमरे के साथ लगा हुआ मिला है। उसका देखकर आर्कियोलॉजिस्ट को यही बात समझ में आती है कि शायद जो राहगीर होते थे, यानी कि जो आने जाने वाले जो लोग रुका करते थे, वही इस वेल का यूज़ किया करते थे। ओके, सो अकेले मोहनजोदारो सिटी में टोटल नंबर ऑफ वेल्स वाज अबाउट 700। आर्कियोलॉजिस्ट को 700 के आसपास अकेले मोहनजोदारो सिटीज़ में वेल मिले हैं। सो इस तरह से ये लोग अपने घरों को डिज़ाइन किया करते थे। नेक्स्ट वन इज़ द सिटेडल। सिटेडल का डिज़ाइन। सिटेडल हमने पहले भी पढ़ा कि ऊंचे प्लेटफॉर्म पर, एक कच्चे बट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था। इसके चारों तरफ इसको फोर्टिफाइड कर दिया जाता था, जो कि इसको लोअर टाउन से अलग कर देता था। इसके 2 मेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या मिले हैं? एक है यहाँ का वेयर हाउस मीन्स स्टोर हाउस, और दूसरा है ग्रेट बाथ, यानी कि एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप आप कह सकते हैं इसको। जो ये वेयर हाउस है, इसके नीचे का जो पार्ट था वो ब्रिक्स से बना हुआ होता था, जो आज भी एज इट इज़ सर्वाइव कर रहा है। लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट होता था वो किससे? लकड़ियों से बना होता था, वुड का बना हुआ होता था। और वुड हम जानते हैं कि टाइम के साथ साथ डिके हो जाती है बहुत जल्दी। सो ऊपर वाला पार्ट इसका डिके हो चुका है क्योंकि वो वुड का बना हुआ होता था। और ऐसा लगता है इसको देखकर, ये वेयर हाउस इतना बड़ा है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसका यूज़ पब्लिक पर्पस के लिए ही किया जाता था, कि मोहनजोदारो के सिटी के सभी लोग यहाँ पर अपने ग्रेन्स को इकट्ठा करते होंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ग्रेट बाथ। यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा बाथ, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जो मिला है, ये सिटेडल के आंगन में बना हुआ मिला है। इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। ये देख सकते हैं आप, ये बीच में स्विमिंग पूल है। इसके चारों तरफ एक गलियारा मिला है। इसके नॉर्थ और साउथ में सीढ़ियाँ मिली हैं, जैसा हमने धोलावीरा का रिजर्वॉयर देखा था, सेम थोड़ा बहुत वैसा ही है, उसके जैसा ही है। उसके भी दोनों साइड ही सीढ़ियाँ उतर रही थी। सो नॉर्थ और साउथ में सीढ़ियाँ थी इसके अंदर जाने के लिए। यहाँ पर एक जो ये स्ट्रीट दिखाई दे रही है, स्ट्रीट के साथ साथ एक नाला बना हुआ था, ड्रेन बनी हुई थी, जो कि इसके पानी को खाली करने के लिए यूज़ की जाती थी। और यहीं पर इधर दोनों साइड्स पर वेल्स बने हुए थे, कुएं बने हुए थे, जिनके पानी का यूज़ करके इसको भरा जाता था। ओके, सो ऐसा लगता है कि जैसे इसका यूज़ भी पब्लिक पर्पज़ के लिए किया जाता था। इसके दोनों साइड्स बाथरूम्स बने हुए थे, 4 बाथरूम बने हुए हैं। और कि इसके इस साइड ये जो हैं, ये 8 रूम्स बने हुए हैं। शायद ये चेंजिंग रूम्स ही होंगे, अभी तक भी नहीं पता चला है कि इन रूम्स का यूज़ क्यों किया जाता था, लेकिन शायद ये चेंजिंग रूम्स ही होंगे। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर ग्रेट बाथ बनाया जाता था। सो सिटेडल के बारे में यही था सिर्फ, कि वो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था। आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप जो भी हमने अब इस पार्ट में पढ़ा है, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, जो भी हमने इस पार्ट में पढ़ा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ like and share my videos and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.